नमस्कार दर्शक मित्रों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, जापान की मुद्रा येन एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। सामान्यतः मुद्रा बाजार की खबर केवल अर्थशास्त्रियों तक सीमित रहती है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि येन मजबूत क्यों हो रहा है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। और हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, उसका यही एक मतलब है कि येन मजबूत होवे ना होवे, उससे जहां तक को भारत पे कोई प्रभाव नहीं डालता, हमें कोई ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। जापान की करेंसी है, जापान अपनी करेंसी से डील विथ कर सकता है। मगर प्रश्न ये है कि येन इतना मजबूत हो रहा है मुद्रा बाजार में, क्या इसका असर भारत पर पड़ सकता है? क्या शेयर बाजार प्रभावित होगा? क्या विदेशी निवेश इससे प्रभावित होगा? क्या रुपया दबाव में आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या यह किसी बड़े वैश्विक वित्तीय परिवर्तन की एक शुरुआत है या संकेत है? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए यह जानना होगा कि जापानी येन विश्व अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या मतलब है उसका? दोस्तों, जापान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दशकों तक वहां ब्याज दर लगभग शून्य रही, यानी लोन देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। वैसे थे कुछ समय तो नकारात्मक ब्याज दर रही, यानी आप बैंक में पैसा रखो तो उसको संभालने के लिए बैंक आपके पास से वसूली करेगी, यानी ब्याज दर नकारात्मक रही। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर के निवेशकों ने जापान से अत्यंत कम ब्याज पर धन उधार लिया। यहाँ की एक ही हम उदाहरण दे तो हमारे बुलेट प्रूफ की बात कर सकते हैं। कई ऐसे तो प्रकल्प है जिसमें जापानीज धन लगा हुआ है, जापानीज सहाय लगी हुई है। मगर अभी का जहां तक सवाल है, बुलेट ट्रेन की बात कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी धनराशि 50 साल का पेबैक पीरियड के साथ सिर्फ 1% ब्याज के जापान ने हमें लोन दिया है। तो येन इतना मजबूत रहा कि दुनिया भर के निवेशकों ने जापान से अत्यंत कम ब्याज दर पर धन उधार लिया। फिर उस धन को उधार लेके क्या किया उन्होंने? उस धन को अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य देशों के शेयर ब्रांड में या गवर्नमेंट बॉन्ड या इसी कुछ इंस्ट्रूमेंट में या अन्य परिसंपत्तियों में इनका निवेश किया गया। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे येन कैरी ट्रेड कहा जा सकता है। यही इस पूरी कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, समझ लीजिए आप कि येन का ब्याज दर अत्यंत कम रहे, अभी भी नहीं के बराबर है। एक समय ऐसा था जब ब्याज दर शून्य थे, और उससे भी आगे बढ़कर एक समय ऐसा भी आ गया जब ब्याज दर नकारात्मक थे, यानी कि बैंक में आप पैसे रखो तो बैंक आपसे पैसा लेते। तो ये सस्ते से सस्ते ब्याज दर से पैसा जापान से उधार लेने वाले भी थे,
जिन्होंने इसका निवेश किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, और इसी जो व्यापार श्रृंखला पैदा हुई, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में येन कैरी ट्रेड कहते हैं। और ये पूरी कहानी की शुरुआत यहां से है। अगर आपने इतना समझ लिया तो हम आगे बढ़े। अब समझते हैं कि कैरी ट्रेड कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी निवेशक को जापान में 1% से भी कम लागत पर ऋण मिल जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। यह वही धन किसी ऐसे देश में निवेश करता है जहां उसे 7, 8 या 10% प्रतिफल मिलने की संभावना है। जब तक 2 शर्तें बनी रहती है, यह रणनीति लाभदायक रहती है। यानी कि जापान से कम ब्याज दरों पे उसे पैसा मिलता है, और वो जहाँ पैसा लगाता है वहां से उसे 6, 7 या 10% तक रिटर्न मिलता है। तब तक तो ठीक है। पहली शर्त इसलिए यह है कि जापान में ब्याज दरें बहुत कम रहे, और दूसरी शर्त है येन की विनिमय दर जो है वो स्थिर या कमजोर रहे, क्योंकि अगर येन मजबूत होता चला गया तो आप ब्याज नहीं, कन्वर्जन ऑफ करेंसी में पैसे कमाएंगे। तो येन का विनिमय दर जो है ये स्थिर या कमजोर रहे, ये भी दूसरी एक जरूरियात है। और आज चिंता का विषय यह है कि येन मजबूत होता जा रहा है, का विनिमय दर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि जापान में ब्याज दरें बढ़ने लगे या येन अचानक मजबूत होने लगे तो पूरी गणित बदल जाएगी। निवेशक अपने निवेश बेचकर ऋण चुकाने लगते हैं, क्योंकि इनको ये सौदा उल्टा हो जाता है। तो वो बाहर निकलकर पहले जापान को दे देते पैसे कि भाई लो, आपके पैसे आपको मुबारक, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। यहीं से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता शुरू हो जाती है। अब प्रश्न उठता है, ये मजबूत क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जापान में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में परिवर्तन एक कारण हो सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना दूसरा कारण हो सकता है। महंगाई का बढ़ना तीसरा कारण हो सकता है। वैश्विक निवेशकों का सुरक्षित परिसंपत्तियों की और झुकाव, अगर कोई और सुरक्षित परिसंपत्ति इनको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाती है तो वैश्विक निवेशकों को तो कोई किसी से प्यार नहीं है, उन्हें तो सबसे बड़ा रुपया हमें कितना मिलता है। या फिर बड़े निवेशकों द्वारा ट्रेड की पोजीशन कम करना, इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव मुद्रा बाजार में दिखाई देता है। अब भारत की चर्चा करें। भारत का जापान के साथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जापान से हमारा ट्रेड और प्रौद्योगिकी सहयोग, उनसे टेक्नोलॉजी लेना वगैरह निरंतर बढ़ता रहा है, में कोई शक नहीं है। तो जापानी कंपनियों के ऑटोमोबाइल, मेट्रो रेल, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण में बड़े निवेश जापानीज कंपनियों के भी भारत में है। इसीलिए जापान की आर्थिक स्थिति भारत के लिए केवल महत्व की है उतना नहीं, महत्व की तो है ही, क्योंकि मुद्रा उसकी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बड़ा निवेश उनके निवेशकों ने भारत में किया है। तो इसलिए जापान की आर्थिक स्थिति भारत के लिए महत्व रखती है, तो कोई शक नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है वैश्विक पूंजी प्रवाह। यदि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जोखिम कम करने लगते हैं तो उभरते हुए देशों से पूंजी का अस्थायी बहिर्गमन हो सकता है। ये FII अपना जो हिस्सा है शेयर बाजार में बेचकर निकल जाते हैं बाहर, वैसे भी निकल रहे हैं। भारत भी उससे पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा।
यही एक प्रश्न और उठता है, क्या मजबूत येन भारत के शेयर बाजार के लिए खतरा है? दोस्तों, उसका उत्तर सीधा हाँ या ना में देना उतना सरल नहीं। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अर्थात FII की भूमिका समझनी पड़ेगी। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। हमारे यहाँ भी घरेलू निवेशक जो है, UTI है, LIC है, ऐसी संस्थाएं जो है वो हमारे शेयर बाजार में काफी हद तक कार्यरत हुई है। म्यूचुअल फंडों के माध्यम से नियमित निवेश बढ़ा है। डीमैट खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। घरेलू संस्थागत निवेशकों की क्षमता पहले की तुलना में, पहले जो उनकी क्षमता थी उसकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है। इसका अर्थ यह है कि आज भारतीय बाजार केवल विदेशी पूंजी पर आधारित बाजार नहीं रहा। फिर भी विदेशी निवेशकों का महत्व तो है। यदि वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम होती है तो वे विभिन्न देशों में अपने निवेश का पुनर्संतुलन कर दे। ऐसी स्थिति में भारत सहित अनेक उभरते बाजारों से कुछ पूंजी निकल सकती है। हमारे शेयर बाजार से भी कुछ पूंजी बाहर जा सकती है, मगर मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा अभी कोई स्कोप नहीं दिखता है, क्योंकि अब जो भी बचा है 6-8% FII का, वो भी सामने काउंटर शॉट करके बैठे हैं। यानी अब ज्यादा भारतीय बाजार को छोड़ के विदेशी निवेशक बाहर चले जाए, ऐसी शक्यताएं मेरे ख्याल से काफी कम है। और चले तो भी उसकी असर भी उतनी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो अंतर्गत मूडी संकलन और संचालन के बाजार है, म्यूचुअल फंड्स है, UTI और ऐसे निवेशक है, वो काफी मात्रा में बड़े हो चुके हैं। उसका अर्थ यह है कि आज भारतीय बाजार केवल विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं है। फिर भी विदेशी निवेशकों को हम महत्व जरूर दें, क्योंकि वो सेंटिमेंट बनाते हैं। इसीलिए देखिए दोस्तों, एक बात समझ के चलिए कि शेयर बाजार बढ़ता है या कम होता है वो उनकी धारणाओं पे निर्भर है, वास्तविकताओं पे नहीं। अगर शेयर बाजार की धारणा सकारात्मक है, सकारात्मक धारणा के उनके चलते हुए ये जो शेयर बाजार है वो बढ़ते हैं, और अगर शेयर बाजार तय कर ले कि उनकी धारणाएं नकारात्मक है तो यही शेयर बाजार गिरता है। इसका अर्थ यह है कि आज भारतीय बाजार केवल विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं है, फिर भी विदेशी निवेशकों का महत्व बना हुआ है। यदि वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की प्रवृत्ति घटती है तो वे विभिन्न देशों में अपने निवेश का पुनर्संतुलन करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सहित अनेक उभरते बाजारों से कुछ पूंजी निकल जाती है। अब एक दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न कि अगर ये संभावनाओं के चलते हुए अगर वो वैश्विक निवेशक है जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको संतुलित करना चाहे, हो सकता है भारत से भी उनकी कुछ मूडी बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो है वो सेंटिमेंट को असर करता है। तो बड़ा शेयर बाजार की बड़ा कोई भाग लेकर अब निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मगर फिर भी शेयर बाजार के संतुलन को ये असर करता है, ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए। अब दूसरी बात, क्या हर बार मजबूत होता हुआ येन वैश्विक संकट का संकेत देता है? जब जब येन मजबूत होता है, क्या हम ये मान के चले कि वैश्विक संकट आने वाला है अर्थव्यवस्था में? क्या ये हाइपोथेसिस या
एक सिद्धांत को मानकर चलना वाजबी होगा? जवाब है नहीं, वो नहीं वाजबी होगा। मुद्रा बाजार अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। ब्याज दरें, महंगाई, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन, राजनीतिक स्थिरता, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक अपेक्षाएं, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए केवल एक संकेतक के आधार पर संकट की घोषणा करना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि कई संकेतक एक साथ बदलने लगे तब सावधानी आवश्यक होती है। अब जापान की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। लगभग 3 दशक से जापान धीमी आर्थिक वृद्धि दर और कम महंगाई से जूझता आया है। हम महंगाई बढ़ने से जूझते हैं, वो कम महंगाई से जूझता है। धीमी आर्थिक वृद्धि है ये। हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जनसंख्या वृद्ध हो रही है, कार्यशील आयु वर्ग की संख्या घट रही है, घरेलू मांग सीमित बन के रह गई है। इसी कारण जापान के केंद्रीय बैंक ने वर्षों तक अत्यंत उदार मौद्रिक नीति अपनाई, कम ब्याज दरें, बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीदे और वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता रखने का प्रयत्न किया। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही है। यदि महंगाई स्थायी रूप से बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक को अपनी नीति बदलनी पड़ सकती है। अगर महंगाई, जापान में महंगाई बढ़ना शुरू हुआ है, अगर वो स्थायी रूप से बढ़ती जाती है तो फिर इनकी जो केंद्रीय बैंक है उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ सकती है और यहीं से वैश्विक वित्तीय बाजारों में नई गणना प्रारंभ हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस, येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग हो रहा है क्या? हम इसे चकासने का प्रयत्न करेंगे। जब निवेशकों को लगता है कि भविष्य में उधार लेना महंगा होगा या मुद्रा मजबूत होगी तो वे पहले से किए गए निवेश बेचने लगते हैं। इसे भी कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग कहा जाता है। यही येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। जब निवेशकों को लगता है कि येन महंगा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ब्याज दरें बढ़ रही है, तब वो जो उन्होंने लोन वगैरह लिए हैं वापस भर के ट्रेड सरभर करने के काम में लगते हैं और इसे कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग कहते हैं। यही प्रक्रिया कई बार शेयर बाजारों, बॉन्ड बाजार और मुद्रा बाजारों में एक साथ अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। अब प्रश्न है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारत की बाह्य आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार, डिजिटल भुगतान प्रणाली, बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति, निर्यात सेवाओं की क्षमता, घरेलू निवेशकों की बढ़ती भूमिका, इन सभी ने भारत की आर्थिक स्थिरता को बल दिया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत वैश्विक वित्तीय झटकों से पूरी तरह सुरक्षित है। अभी भी भारत वैश्विक वित्तीय झटके आ सकते हैं और आने वाले वैश्विक वित्तीय झटकों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। किसी ना तान के खड़ा रह जाए, क्या हो, देखते हैं कितना दम बाजुए कातिल में, नहीं, वो भारतीय बाजार अभी तक उतना सक्षम नहीं हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो पहले की तुलना में कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई। यदि अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप में बड़े वित्तीय परिवर्तन होते हैं तो उनका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, स्वाभाविक है। इसलिए भारत के नीति निर्माताओं के लिए, जो नीति निर्माता है हमारे सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निरंतर निगरानी रखना आवश्यक रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत पर इसका वास्तविक प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ सकता है? पहला क्षेत्र है विदेशी निवेश। यदि वैश्विक निवेशक जोखिम कम करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपने निवेश पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करेंगे। कुछ पूंजी विकसित देशों से वापस जा सकती है, कुछ सुरक्षित परिसंपत्तियों में स्थानांतरित हो सकती है।
इसका अल्पकालीन प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। यानी बिल्कुल भारतीय शेयर बाजार को कुछ असर ही नहीं होगा, ये मानकर चलना, ये मैं मानता हूँ कि सही नहीं होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत आज केवल विदेशी निवेश पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय पूंजी बाजार को पहले की तुलना में अधिक स्थिर बनाती है, क्योंकि अगर वो चले जा रहे थे, आज भारतीय शेयर बाजार आज खड़ा है अगर, और कोई पैनिक कोलैप्स नहीं हुआ है, तो उसमें यूटीआई से लेकर म्यूचुअल फंड तक के निवेशकों को, जो घरेलू निवेशक है, उनकी जो भूमिका रही है उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि विदेशी मुद्रा तो एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो निकालने में लगे हुए थे, मगर भारतीय शेयर बाजार को स्थिर रखा अगर किसी ने, तो घरेलू निवेशकों ने रखा है, और उसके लिए वो पूरी धन्यवाद और सराहना के हकदार है। घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय पूंजी बाजार को पहले की तुलना में अधिक स्थिर बनाती है, जो मैं कह गया आपको। दूसरा क्षेत्र है रुपये का विनिमय दर। आप जानते हैं रुपया गिर रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तब को वो करीब 63-64 रुपया $1 के सामने था। आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज वो 96-97 रुपया प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है। तो यदि डॉलर मजबूत होता है या विदेशी पूंजी का बहिर्गमन होता है तो रुपये पर दबाव आ सकता है, जो आ चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है ताकि अत्यधिक अस्थिरता का रोका जा सके। अब वो हस्तक्षेप करने की कितनी क्षमता हमारे पास बची है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो तो भारतीय रिजर्व बैंक ही कह सकती है। और कहीं उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हर 2 महीने मिलती है, उसकी एक आध मीटिंग में आने वाली इसकी चर्चा हो सकती है। रुपये का उद्देश्य किसी निश्चित स्तर पर रहना नहीं है। रुपये फ्लोटिंग करेंसी है, ऊपर नीचे तो होता रहेगा। उद्देश्य है अत्याधिक उतार चढ़ाव से बचना, ये उद्देश्य है। एकाएक रुपया 85 रुपया प्रति डॉलर कोट होता हो और वहां से एकदम गिरकर 120 रुपया प्रति डॉलर हो जाए, ऐसा नहीं होने देना है। ये हमारी वित्तीय नीति का भाग होना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है आयात लागत। क्योंकि जब रुपी डॉलर के सामने सस्ता होता है तब हमारे यहाँ जो आयात होती है वो महंगी होती जाती है रुपी टर्म में। और उससे आगे बढ़कर कहें हम तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को एक बड़ा हिस्सा आयात निर्भरता से पूरी करता है। यदि वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के साथ कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ती है तो आयात बिल बढ़ सकता है। इसका प्रभाव महंगाई, परिवहन लागत और उद्योगों की लागत पर पड़ सकता है। मगर ये कल्पना की बात है। अगर ये होगा तो ये होगा, ऊर्जा की कीमतें एकदम बढ़ जाए, रुपये एकदम गिर जाए, तो ये सब शक्य है। चौथा क्षेत्र है भारतीय उद्योग। जिन भारतीय कंपनियों ने जापान से ऋण लिया है या जिनका जापानी कंपनियों के साथ व्यापक व्यापार है, उन्हें विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव झेलना पड़ सकता है, स्वाभाविक है। इसलिए बड़ी कंपनियां मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए हेजिंग का उपयोग करती है। इसकी कीमत है, मगर हेजिंग से आप वो जो प्रभाव है उससे सुरक्षित रह सकते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या यह 1997 के एशियाई
वित्तीय संकट जैसी परिस्थिति है, 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसी परिस्थिति है? जवाब है नहीं। 1997 में अनेक एशियाई देशों की परिस्थितियां अलग थी। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित थे, अल्पकालिक विदेशी ऋण अधिक था, विनिमय दर व्यवस्थाएं अलग थी। आज भारत की स्थिति उस समय की तुलना में अधिक मजबूत मानी जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सावधानी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय बाजार में आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच बहुत कम दूरी होती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के नियमनकर्ता जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे या हमारे फिनांस मिनिस्टर जैसे लोग, उन्हें बहुत टाइट रोप वॉकिंग करना पड़ेगा। ये बात भी निश्चित समझ लीजिए आप। अब निवेशकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हर वैश्विक घटना पर घबरा कर निवेश निर्णय लेना उचित नहीं होता। विश्व है, वैश्विक घटनाएं सकारात्मक भी घट सकती है, नकारात्मक भी घट सकती है। तो हर वैश्विक घटना के ऊपर उत्तेजित होकर आप निर्णय ले लो, ये उचित नहीं है। इसी प्रकार हर गिरावट को अवसर मान लेना भी उचित नहीं है। दीर्घकालिक निवेश का आधार क्या होना चाहिए? हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम दीर्घकालिक निवेश की बात करने बैठे हैं, तो कौन से मुद्दे हमें ध्यान में रखने चाहिए? तो उसके लिए आपके दिमाग में ये मुद्दे जरूर से उठने चाहिए। आर्थिक मूलभूत स्थिति कैसी है देश की, कंपनी की गुणवत्ता कैसी है, आय की क्षमता क्या है, ऋण का स्तर कितना है, प्रबंधन की विश्वसनीयता है, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, कितनी है, न कि केवल दैनिक समाचार। ये सब पहलुओं को देखना होगा। अब नीति निर्माताओं के लिए क्या संदेश है? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में क्या करना चाहिए? मुद्रा नाना मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? नीति आयोग को क्या करना चाहिए? भारत को 3 क्षेत्रों पर लगातार ध्यान देना होगा। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखना। दूसरा, घरेलू निवेश और बचत को मजबूत करना। और इसके साथ साथ जो तीसरा पहलू है वो है निर्यात क्षमता और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब यहां मुश्किल है। यदि ये तीनों मजबूत रहते हैं तो भारत वैश्विक वित्तीय झटकों का क्षमतापूर्वक अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से सामना कर सकेगा। मगर अगर ये नहीं मजबूत रहा तो फिर आप छोड़ दीजिए आशा को। येन की मजबूती केवल जापान की कहानी नहीं है, यह वैश्विक पूंजी, ब्याज दरों, मुद्रा बाजारों और निवेशकों की बदलती मानसिकता की भी कहानी है। इसीलिए भारत को केवल घटनाओं पर नहीं बल्कि उनके पीछे काम कर रही आर्थिक शक्तियों को समझना होगा। अब अंतिम प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में वैश्विक वित्तीय संकट आने वाला है, उसकी आशंका है? उसका उत्तर अभी निश्चित रूप से हाँ या नहीं में देना असंभव है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और एक डायनेमिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उथल पाथल का होना सुनिश्चित है। अभी कल ही एक समाचार आपने देखा होगा कि फुकेट से आता हुआ एक विमान एयर पॉकेट में ऐसा फंसा कि उसने ऑल ऑफ अ सडन इतनी हाइट गंवाई कि पैसेंजर के सिर प्लेन की छत से टकराए। ये हालत अर्थव्यवस्था में भी हो सकती है। आपका काम बनता है कि कुर्सी की पेटी बांधी रखे। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का
जो दौर है परिवर्तन का, उसके साथ हमें कदम मिलाना होगा। उससे अलिप्त रहकर आप रेनकोट पहन के शावर के नीचे नहीं खड़े रह सकते। अमेरिका में ब्याज दरों का नया चक्र क्या होता है, डॉलर इंडेक्स क्या कहाँ जा रही है, जापान की मौद्रिक नीति में परिवर्तन क्या आ रहा है, चीन की धीमी आर्थिक वृद्धि क्या संदेश देती है, यूरोप की आर्थिक चुनौतियां क्या है और उसका उनका यूरोपीय देशों का क्या प्रभाव है और क्या इनका प्रतिभाव है, भू राजनीतिक तनाव, ईरान, अमेरिका, रशिया और इनका जो लड़ाई चल रहा है, उनमें और भी तनाव जुड़ते हैं, कम होते हैं। ये सब चीजों को मद्देनजर रखना होगा। इजराइल का रोल क्या है, हूती फिर से एक्टिवेट हुए हैं, उनका क्या होगा, ये सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चलना होगा। वैश्विक परिस्थिति, आज हम इस दौर में है कि वैश्विक परिस्थिति और वैश्विक घटनाओं से अलिप्त रहकर कोई भी अर्थव्यवस्था और कोई भी राजनीति चल नहीं सकती, हमें ध्यान में रखना होगा। इसीलिए भू राजनीतिक तनाव जो है उस पर भी ध्यान रखना होगा। और वैश्विक ऋण का चढ़ाव उतार क्या होता है, अमेरिका जैसा देश, जैसे ट्रम्प टैरिफ के मामले में अभी क्या इनका रवैया रहता है, क्या करते हैं, ये सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वातावरण को पहले की तुलना में अधिक जटिल बना रहे। इतनी जटिलता कभी नहीं थी वित्तीय वातावरण। इसलिए आज केवल शेयर बाजार पर नजर रखना पर्याप्त नहीं है। मुद्रा बाजार, बॉन्ड बाजार, कमोडिटी बाजार और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर भी समान ध्यान देना होगा। अब भारत की स्थिति का निष्पक्ष आकलन करें तो क्या दिखता है, भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। मजबूत घरेलू मांग, तेजी से विकसित होती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, तेजी से बढ़ता औपचारिक वित्तीय क्षेत्र, घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश, युवा कार्यबल, ये सभी भारत को अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी इतनी ही स्पष्ट है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता, हम अपनी जरूरत की करीब 80 से 85% तक ऊर्जा आयात करते हैं। वैश्विक पूंजी प्रवाह की अनिश्चितता, जो मैंने आपको बता चुका कि एफआईआई गत 2 साल में बहुत बड़े ऑपरेटर रहे जिन्होंने अपनी मूडी भारतीय शेयर बाजार से निकाली है। निर्यात बाजारों की कमजोरी, निर्यात बाजार में भारत है ही नहीं ऐसा समझ के चलिए। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2% से भी कम है, इसके सामने चीन का 18% से ज्यादा है। यानी विश्व व्यापार में आप नहीं हो, यानी मुद्रा आपके आती कहां से है। एक तो गल्फ में 1 करोड़ जितने भारतीय रहते हैं, वो हर साल 7 से 8 लाख करोड़ रुपए इस देश में भेजते हैं। ये साल का हमारा बजट 53.5 लाख करोड़ का था, उसका करीब करीब 12% से ज्यादा विदेशी मुद्रा गल्फ में हमारे जो भाई लोग रहते हैं वो भेजते हैं। अन्य देशों से भी बिन निवासी भारतीयों का इस देश में मुद्रा भेजना चालू रहता है। इसीलिए हमारा मुद्रा पाने के लिए सबसे बड़ा कोई क्षेत्र है तो हमारे जो भाई बाहर बसते हैं वो है। विश्व व्यापार में हम नहीं के बराबर है, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं के बराबर है। हमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट
बनाने पे ध्यान देना होगा। रोजगार सृजन का उकेल ढूंढना होगा। इन चुनौतियों का समाधान कितनी तेजी से होगा, उसके मुताबिक भारत की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी या कमजोर होगी। अब 3 संभावित परिदृश्य दिखाई देते हैं। पहला परिदृश्य है, यदि जापान की ब्याज दरों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है और वैश्विक निवेशक व्यवस्थित ढंग से अपना निवेश पुनर्संतुलन करते हैं, तो वित्तीय बाजारों में सीमित अस्थिरता रहेगी और विश्व अर्थव्यवस्था इसे संभाल लेगी। ज्यादा कोई झटका लगने की संभावना नहीं। दूसरा परिदृश्य है, यदि अचानक बड़े पैमाने पर कैरी ट्रेड का समापन होता है, तो शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार और मुद्रा बाजारों में तीव्र उतार चढ़ाव संभव है। ऐसी स्थिति में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सावधानी से अपनी नीतियां संचालित करनी होगी। और तीसरा परिदृश्य है, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता नए ब्याज दर तक चक्र के अनुरूप स्वयं को समायोजित करती है, तो यह परिवर्तन किसी बड़े संकट के बजाय एक नए वित्तीय संतुलन का आधार भी बन सकता है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि येन की मजबूती, जो जापानी येन मजबूत हो रहा है, वो अपने आप में कोई संकट नहीं है। मजबूत हो गए उससे कोई संकट नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य है, ये ध्यान में रहे। यह संकेत है कि वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां बदल रही है। यह संकेत है कि अत्यंत सस्ते धन का युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यह संकेत है कि निवेशकों को जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। और यह संकेत भी है कि भारत सहित सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने आर्थिक आधार और अधिक मजबूत बनाने होंगे। आज की चर्चा से 4 निष्कर्ष निकलते हैं दोस्तों। पहला, येन की मजबूती को केवल जापान की घटना मानना भूल होगी। इसका प्रभाव वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच सकता है। दूसरा, कैरी ट्रेड का आंशिक या व्यापक समापन अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, भारत की स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन वह वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों को पूरी तरह अलग नहीं रह सकती। सुधार पर जरूर है, मगर वैश्विक परिवर्तनों से अलिप्त नहीं रह सकती। और चौथा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगत्यता वाली बात है, तो घबराहट नहीं बल्कि सतर्कता की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं, निवेशकों और उद्योगों सभी को बदलते वैश्विक संकेतों पर लगातार नजर रखनी होगी। याद रखिए, आर्थिक संकट अचानक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके संकेत बहुत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। बुद्धिमानी संकेतों को समय रहते पहचानने में है। इसी विचार के साथ हम आज का जो विश्लेषण है इसे यहाँ विराम देते हैं। आशा करता हूं कि ये मजबूत होने से और जापान की अर्थव्यवस्था में जो एक परिवर्तन आ रहा है उससे विश्व कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, भारत भी प्रभावित होगा। कितना प्रभावित होगा वो तो आने वाला समय ही बता सकता है, मगर सतर्कता जरूरी है। घबराहट से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं था आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास, खबरदार चैनल के लिए देखते रहिए खबरदार। और हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती जो परीक्षा है हमारी वो प्रीलिम में हम पास हो चुके हैं। अच्छा रिस्पांस है, लोगों को पसंद है। अब संख्या बढ़ानी है, और संख्या आपकी तभी बढ़ती है जब हर एक दोस्त जो ये चैनल पे डिबेट देखता है, अगर उसे लगे कि हाँ, यहाँ निष्पक्ष और क्वालिटी डिबेट आपको सुनने मिल सकता है, वैश्विक परिस्थितियों को अच्छी तरह से हम बयां कर सकते हैं, अच्छी तरह की अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ बातें आपके सामने रख सकते हैं,
तो अवश्य ये खबरदार आपका ही चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करिए, अभी करिए, बाद में दूसरा काम करिए। आपके घर में भी जिसके पास फोन है, स्मार्टफोन से ये चैनल सब्सक्राइब करना, उनको आप अगर आदेश दे सकते हैं तो आदेश दे, विनती कर सकते हैं तो विनती करें, सलाह दे सकते हैं तो सलाह दे। यही मेरे शब्द हमारे और श्रोताओं और साथियों के लिए है। आप ही हमारी ताकत है, और आपके बिना हम कितना ही चाहे प्रयत्न करें, कोई उससे मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहो, हमारा हौसला अफजाई करते रहो, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद।